हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों ये जो रेलवे की यूथ की बुक है एनटीपीसी की, इसका हम सॉल्यूशन आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स, जिसको हम 3 क्लास में समाप्त करने वाले हैं। आज हमारी क्लास नंबर 1 होने वाली है, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन हम करने वाले हैं लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें 2016 से अब तक जो भी रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम हुए सारे प्रश्नों का समावेश दिया गया है, जो कि आपकी रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। इसी तरह से दोस्तों हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी आपको करवाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। मात्रक, मापन और मापक यंत्र, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मात्रक यूनिट। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? दोस्तों एसआई मात्रक जो नहीं है वो है कैलोरी। कैलोरी जो है एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी जो है ऊर्जा या उष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि उष्मा या ऊर्जा की मानक इकाई एसआई प्रणाली में क्या होती है? जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों लंबाई की एसआई इकाई जो है वो क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक निम्न में से कौन सा है? दोस्तों त्वरण का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो दोस्तों ओम जो है ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। बात करें सभी के बारे में दोस्तों, तो शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है वाट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो होती है वो होती है बेकुरल। क्या होती है? बेकुरल। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। ठीक है, मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मीटर जो है दोस्तों लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का है, सेकेंड समय का है, एम्पियर विद्युत धारा का है, केल्विन किसका है? ताप का है। मोल की बात करें तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, और कैंडेला बात करें तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश दोस्तों पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तथा उनमें संचित गुण को ही हम क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। इन्हें यह नाम जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? तो ये वैज्ञानिक जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अमेरिकी वैज्ञानिक थे कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ये नाम दिया था कौन सा? धनावेश और ऋणावेश। इसका एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ा इकाई पूछे दोस्तों तो क्या होती है? पारसेक होती है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है दोस्तों? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? दोस्तों कार्य की इकाई जो है वो कौन सी नहीं हो जाएगी? वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर और जूल जो है ये कार्य की इकाई है। दोस्तों किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? F × A। क्या होता है? F × D × cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है कार्य का। तो बल इंटू बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी D।
कार्य की इकाई W जो है ये होती है न्यूटन मीटर अथवा जूल या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है दोस्तों, किसकी? बल की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है डायोप्टर। डायोप्टर जो है लेंस की एसआई इकाई है। दोस्तों लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता हो जाएगी P बराबर 1/f डायोप्टर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, जिसे हम D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में दोस्तों जो होता है, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। दोस्तों निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। दूरदृष्टि दोष की बात करें दोस्तों तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु क्या हो जाती है? स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। एक और दोष होता है दोस्तों जरा दृष्टि दोष। ठीक है, वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। यही क्या है? जरा दृष्टि दोष है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खालिस्तान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। दोस्तों रेडियोधर्मिता द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी में मापा जाता है। किसमें? क्यूरी में। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई में द्वारा मापा जाता है। वाट जो है शक्ति की एसआई इकाई है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापती है। पास्कल की बात करें तो पास्कल दाब की एसआई इकाई है। एम्पियर की बात करें तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? दोस्तों ध्वनि को मापने के लिए हम डेसीबल का उपयोग करते हैं। किसका? डेसीबल का। ध्वनि को मापने के लिए डेसीबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसीबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है और WHO के अनुसार 75 डेसीबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। किसके द्वारा? WHO के अनुसार। कितने डेसीबल की? 75 डेसीबल की। देखते हैं अगला। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? दोस्तों जूल में हमको बताना है किसे मापा जाता है, तो ऊर्जा को जो है दोस्तों जूल में मापा जाता है। ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक जो होता है जूल। वेग की बात करें तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। बल की बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। शक्ति की बात करें दोस्तों शक्ति का मात्रक होता है वाट। दाब की बात करें दाब का मात्रक होता है पास्कल और तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैलन सामान्यतः खालिस्तान इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों गैलन जो है आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसका? गैलन का। ठीक है, गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन 3.785 लीटर का होता है। कितना होता है? 3.785 लीटर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष का। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? दोस्तों रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। क्या है? ओम। ओम जो है रेजिस्टेंस की यूनिट है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
बल की इकाई क्या है? दोस्तों बल की इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर क्या होता है? ma होता है। बल की SI इकाई न्यूटन होती है। बल की अन्य इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल फोर्स की SI यूनिट क्या है? तो SI यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन जो है बल फोर्स की SI यूनिट है। ताप की क्या है? ताप की केल्विन है। बल की न्यूटन है। दाब का पास्कल है और विद्युत धारा की एम्पियर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक टेस्ला होता है, ये गलत है। प्रेशर का मतलब पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस होता है, तो गलत जो है ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई टेस्ला नहीं होती है। ठीक है, क्या होती है? वेबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? वेबर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई है वेबर। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई है। धारिता का मात्रक होता है फेरेट, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, दाब का मात्रक है पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। दोस्तों न्यूटन जो है ये बल के मापन की इकाई है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल F बराबर क्या होता है? m × a। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब F बराबर m है। ठीक है, F जो है बल है, m यहाँ पे द्रव्यमान होता है, a बराबर क्या है? त्वरण है। शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल तथा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? दोस्तों पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम मोल का उपयोग करते हैं। किसका? मोल का। दोस्तों किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला जो है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का SI मात्रक है तथा लक्स जो है ये प्रदीप्ति का मात्रक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है। दोस्तों ध्वनि की प्रबलता जो है ये डेसिबल में मापी जा सकती है। किसमें? डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अच्छा, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सी? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। अब देखेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट सेकेंड मापक यंत्र। ठीक है, इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? बैरोमीटर का। दोस्तों ओडोमीटर से जो है वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए हम ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। शरीर का ताप मापने के लिए हम थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? दोस्तों हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता को मापते हैं। किसको? आर्द्रता को। वायुमंडल की आर्द्रता हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। वस्तु का ताप जो है दोस्तों थर्मामीटर से मापते हैं। द्रवों का घनत्व किससे? हाइड्रोमीटर से मापते हैं। और उसमें विकिरण किससे मापते हैं? तो बोलोमीटर में मापते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका? पेरिस्कोप का। किसका? पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप दोस्तों पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। बात करें पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस पायरोमीटर का उपयोग हम करते हैं। किसका? पायरोमीटर का।
और दोस्तों एपिडियोस्कोप की बात करें तो का प्रयोग, जो एपिडियोस्कोप है इसका प्रयोग हम चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए, मतलब प्रोजेक्शन करने के लिए हम एपिडियोस्कोप का उपयोग करते हैं। जो ओडोमीटर है दोस्तों, ये गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के काम में आता है। देखते हैं अगला, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग हम करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ठीक है, बैरोमीटर एक वायुदाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवान गेलिस्टा टोरिजेली कौन है? इवान गेलिस्टा टोरिजेली जो है बैरोमीटर के आविष्कारक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग हम करते हैं। किसका? हेलियोस्कोप का। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप जो है दोस्तों दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। जो अल्टीमीटर है दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? विमानों में करते हैं, क्योंकि कैसा यंत्र है? ऊंचाई मापक यंत्र है। ऑडियोमीटर की बात करें दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर। एरोमीटर जो है दोस्तों वायु और गैसों की घनत्व को मापने वाला यंत्र है। क्या? एरोमीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु। दोस्तों सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारामापी गैल्वेनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायुदाब मापी बैरोमीटर, इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापक एनीमोमीटर का उपयोग, इससे हवा का वेग मापा जाता है। दूध मापी जिसे लैक्टोमीटर बोलते हैं, दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है? लैक्टोमीटर से। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए हम उपयोग करते हैं टैकोमीटर का। किसका? टैकोमीटर का। सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए करते हैं। स्पीडोमीटर की बात करें दोस्तों तो मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्पीडोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? पवन वेग का मापन जो है एनीमोमीटर से करते हैं। क्रोनोमीटर दोस्तों जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो क्रोनोमीटर का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? दोस्तों इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। बिल्कुल सत्य बात है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। बिल्कुल सत्य बात है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। ये भी सही बात है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो रिएक्टर पैमाने के बारे में कथन गुस्सा हो जाएगा कि रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये जो है गलत कथन है दोस्तों। रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल MMS का उपयोग किया जाने लगा है। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं हाइड्रोमीटर का। किसका? हाइड्रोमीटर का उपयोग हम करते हैं तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी से की सहायता से हम वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फेदोमीटर से दोस्तों समुद्र की गहराई को मापते हैं। किससे? फेदोमीटर से। और हिप्सोमीटर का उपयोग दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो हिप्सोमीटर का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग हम करते हैं। किसका? सोनार का। दोस्तों इसका उपयोग सोनार का उपयोग पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक तरंग जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। बात करें लेज़र के बारे में दोस्तों, तो लेज़र जो है दोस्तों, लेज़र की बात करें दोस्तों तो लेज़र जो है
इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने 1960 में की थी। लेज़र की खोज किसने की थी? टी.एस. मेनन ने 1960 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। किसका? लेज़र का। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। किसका? लेज़र का उपयोग। देखते हैं अगला। बात करें दोस्तों रडार के बारे में, तो रडार जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है रडार का। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्कूबा की बात करें दोस्तों, तो इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। किसका? स्कूबा का। स्कूबा क्या है? सेल्फ कॉन्टेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग अपर्चस। क्या होता है? सेल्फ कॉन्टेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग अपर्चस जो है इसका संक्षिप्त रूप है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परिपथ में धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम करते हैं। दोस्तों गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? गैल्वेनोमीटर का। अमीटर की बात करें तो किसी परिवी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में अमीटर का उपयोग हम करते हैं। रियोस्टेट की बात करें दोस्तों, तो प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रियोस्टेट का। वोल्टमीटर की बात करें दोस्तों, तो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग हम करते हैं। किसका? एनीमोमीटर का। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इससे पवन वेग मापी भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीन भाषा के शब्द एनीमोस मतलब किससे? वायु से हुई है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो दोस्तों झूठ का पता लगाने वाली मशीन को बोलते हैं पॉलीग्राफ। क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाइट डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज जो है दोस्तों जॉन अगस्टस लॉर्सन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें अपराध की जांच करने को क्या बोलते हैं? नार्को टेस्ट बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पायरोमीटर का उपयोग करते हैं भट्टी जैसी अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए। दोस्तों पायरोमीटर जो है ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पायरो जिसका अर्थ है मतलब आग का अधिक तापमान, और एक है मीटर, इसका मतलब होता है मापन, जिसका अभिप्राय है आग का मापन। पायरोमीटर का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो क्या है? आग का मापन। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं तीसरा चैप्टर भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? दोस्तों अदिश राशि जो है ये है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। संवेग की बात करें, बल की बात करें, वेग जो है ये कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। द्रव्यमान जो है एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। दोस्तों वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। जैसे बात करें हम लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, ये कैसी राशियाँ है? तो अदिश राशियाँ है। दोस्तों सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन, ये कैसी राशियाँ है? सदिश राशियाँ है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? दोस्तों सदिश नहीं है शक्ति। शक्ति जो है सदिश राशि नहीं है। बलागुण, त्वरण, विस्थापन जो है सदिश राशि है। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे बल हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बल, आघूर्ण, ये क्या है? सदिश राशियाँ है। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि कैसी राशि है? तो ये अदिश राशियाँ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? तो दोस्तों वेक्टर मात्रा नहीं है वो हो जाएगी विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह जो है वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहते हैं। वेग, बल, संवेग इत्यादि। और जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों वेग जो है सदिश राशि का उदाहरण है। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहते हैं।
जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया। जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल एक कैसी राशियाँ है? तो ये सभी अदिश राशियाँ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो दोस्तों वेक्टर मात्रा हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी वेग। वेग जो है वेक्टर मात्रा मतलब सदिश राशियाँ। वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। कौन कौन सी सदिश राशियाँ है? तो विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल, भार, आवेग, संवेग आदि क्या है? सदिश राशियाँ है। अदिश राशि की बात करें दोस्तों तो वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे द्रव्यमान हो गया, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव, ये कैसी राशियाँ है? तो ये अदिश राशियाँ है। अब देखते हैं दोस्तों यांत्रिकी मैकेनिक्स के क्वेश्चन। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? दोस्तों पवन चक्की जो है पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। किसका? गतिज ऊर्जा का। पवन चक्की का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिकी अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। यह हवा के रैखिक गति को पंखे की घूर्णी गति में बदल देती है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत की पवन बिजली उत्पादन क्षमता 39.2 गीगावाट तक पहुंच गई है। किसके अनुसार? 2021 के अनुसार। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खालिस्तान प्राप्त करती है तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। दोस्तों एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। किसी वस्तु में उसकी गति के लिए कारण क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रैखिक गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण होती है। दोस्तों पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv², गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को बोलते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम। क्या बोलते हैं? न्यूटन के गति का दूसरा नियम। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। उदाहरण की बात करें, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने गति विषयक तीनों नियम का उल्लेख अपनी पुस्तक किसमें किया है? प्रिंसिपिया में किया है। प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम है। द्वितीय नियम क्या है? संवेग का नियम है। और तृतीय नियम जो है इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो ये है दोस्तों F बराबर ma। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण है। किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अतः न्यूटन के गति के दूसरा समीकरण F बराबर ma या P बराबर mv होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जहाँ F बल है, m द्रव्यमान है और a क्या है? त्वरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में सही व्याख्या करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गति का तीसरा नियम। दोस्तों दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। दोस्तों जब दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है उतना ही दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को क्या करना पड़ता है? प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। किसे? न्यूटन के गति के तीसरे नियम को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गति के तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? दोस्तों गति के तीन नियम जो है ये न्यूटन के द्वारा, किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के तीन नियम को प्रतिपादित किया था। अब देखते हैं गति का प्रथम नियम क्या था। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह क्या होगी? विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि गति की अवस्था में है तो क्या होगी? गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे ही हम क्या बोलते हैं? गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी इसे हम बोलते हैं। गति का द्वितीय नियम की बात करें दोस्तों तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर
उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, गति का द्वितीय नियम है। गति के तीसरे नियम की बात करें दोस्तों, तो किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो गति का तीसरा नियम ये है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो जड़त्व का नियम हम भी बोलते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम को। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम और तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर खालिस्तान के कारण हटता नहीं है। तो दोस्तों जड़ता के कारण, किसके कारण? जड़ता के कारण। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं है। वस्तुओं का प्रारंभिक अवस्था, विराम या गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था जड़त्व का नियम। ठीक है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन के गति विषयक के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व की परिकल्पना किसने की थी? तो जड़त्व की परिकल्पना जो है दोस्तों, ये गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? दोस्तों हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। P बराबर क्या होता है? m इंटू वी होता है। m कितना है दोस्तों? ये दिया है हमको 14 किलोग्राम। कितना दिया है? 14। वेग कितना दिया गया है? 28। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 14 8 कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो 14 8 हो जाएगा 832 की 2 हासिल का है 3, 8 कमा 8 3 11, 14 8 112, 112 की 2 हासिल का है 11, 14 दूनी 28, 28 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 39। तो 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा? 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा? इसका संवेग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को हम बोलते हैं वेग। ठीक है। यह एक कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में जो सत्य कथन है वो हो जाएगा कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि कोई पिंड या कार नियत त्वरण से गति कर रहा है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। यदि पिंड नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। यह कैसी राशि है? तो एक सदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? दोस्तों घर्षण बल के बारे में सही नहीं है वो हमको बताना है। दोस्तों घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये सत्य कथन है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, ये भी सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, ये भी सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है। तो दोस्तों ये वाला जो कथन है ऑप्शन डी वाला, ये क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु जो है दूसरी सतह पर लुढ़कती है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में क्या होता है? कम होता है, ना कि अधिक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है। तो दोस्तों घर्षण बल के कारण रुक जाती है ब्रेक लगाने पर एक कार। ठीक है, देखते हैं
एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो दोस्तों ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण क्या हो जाती है, रुक जाती है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का क्या करता है, विरोध करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की दिशा की क्या होती है दोस्तों, विपरीत होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू-स्थितिक प्रवाह की स्थिति बनती है। तो दोस्तों किसके द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू-स्थितिक प्रवाह की स्थिति बनती है, तो कॉरियालिस बल के द्वारा। किसके द्वारा, कॉरियालिस बल द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू-स्थितिक प्रवाह की स्थिति बनती है। बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। दोस्तों कॉरियालिस बल द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू-स्थितिक प्रवाह की स्थिति बनती है। कॉरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। यह एक कैसा बल है, तो यह एक आभासी बल है। पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसी भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है उस पर यह बल कार्य करने लगता है। इसी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। किसके कारण, यही बल के कॉरियोलिस बल के द्वारा। इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरल का नियम भी हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेंडुलम लयबद्ध लोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों दादाजी की घड़ी में इसका उपयोग हम करते हैं। किसमें, दादाजी की घड़ी में। दोस्तों पेंडुलम जो है लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को हम क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। पेंडुलम सरल आवर्त गति की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो दोस्तों जब कार मोड़ लेती है तो वह बल जो है हमें बाहर की ओर धक्का देता है, उसे हम बोलते हैं अपकेंद्री बल। क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल बोलते हैं। यांत्रिकी में अपकेंद्री बल एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। अपकेंद्री बल के कारण ही जब कार मोड़ लेती है तो बाहर की ओर क्या होता है, धक्का लगता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया जो है ये अपकेंद्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, अपकेंद्रीकरण। वृत्तीय गति में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब ऐसा आभास होता है कि वस्तु पर एक बल लगा है जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है। वास्तव में यह बल लगा नहीं होता है। इस प्रकार के आभासी बल को हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें दोस्तों तो मोड़ पर दाईं ओर घूमती गाड़ी पर बैठा आदमी बाईं ओर झुक जाता है, अर्थात उसे अपकेंद्री बल का आभास होता है। दूध से क्रीम अलग करने वाले यंत्र इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। दोस्तों लट्टू को घुमाना जो है ये केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। किसका, केंद्राभिमुख बल का। वृत्तीय गति करते हुए समय किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा क्या होती है, सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस बल को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लट्टू का घूमना इसी बल का उदाहरण है। इस बल का दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ अन्य उदाहरण की बात करें दोस्तों तो कार का सड़क पर मुड़ना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल सवार द्वारा अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित केंद्र की ओर झुका लेना, ये क्या है, अभिकेंद्री बल के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। तो दोस्तों एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति जो थी पूरी तरह से क्या थी, मैकेनिकल थी। क्या थी, मैकेनिकल। एक पुराने मॉडल की लोलक घड़ी वह है जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चालन एक लोलक की सहायता से होता था। यह पूरी तरह कैसी थी, मैकेनिकल थी। इसका आविष्कार 1656 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। किसने किया था, क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। दोस्तों रोलर कोस्टर की सवारी में जो है ये अभिकेंद्री बल कार्य करता है। कौन सा बल, अभिकेंद्री। रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्री बल कार्य करता है। वृत्तीय पथ पर किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, अभिकेंद्री बल कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल के कारण दोस्तों पिंड जो है वक्र पथ पर गति करता है। किसके कारण, अभिकेंद्री बल के कारण।
अब देखते हैं दोस्तों गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में। दोस्तों यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 14.3 किलोग्राम। दोस्तों यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर उसका वजन कितना होगा? 14.3 किलो होगा, क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है? 38% है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g बराबर कितना हो जाता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बुध ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ये होता है 3.71 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बुध पर वजन जब निकालेंगे दोस्तों तो 38 इंटू गुरुत्वीय त्वरण, अर्थ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान इंटू GM/G, तो ये हो जाएगा 38 इंटू 3.71। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14.3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है दोस्तों, कौन सा? बुध ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध का घनत्व जो होता है ये होता है 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज़ के लिए केपलर के नियमों में से एक सही नहीं है? तो एक सही नहीं है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है, ये सत्य है दोस्तों। एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है, ये भी सही है दोस्तों। एक यह कि कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होती है, ये भी सही है दोस्तों। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, ये जो है गलत है दोस्तों। प्लेनेटरी बॉडीज़ के लिए केपलर के नियम में से सही है कौन सा? कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित निम्न नियम प्रतिपादित किए थे दोस्तों। क्या किए थे? इसका क्वेश्चन देखते हैं। सही वाला ना, सही नहीं है बोला है दोस्तों, सही नहीं हो जाएगा डी वाला। ये क्या है? सही नहीं है। ठीक है, सभी ग्रहों की कक्षा कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के क्या होता है? समानुपाती होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? दोस्तों ग्रहों की गति के नियम की खोज जो की थी ये की थी केपलर ने। किसने की थी? केपलर ने की थी दोस्तों। जर्मन खगोलविद जोहान्स केपलर ने 1609 में अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया नोवा प्रकाशित की थी। उन्होंने ग्रहों की गति के एक नियम की खोज की थी। जोहान्स केपलर ने सूर्य से की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियमों का प्रतिपादन किया था दोस्तों। एक था कक्षाओं का नियम, दूसरा था क्षेत्रफली चालों का नियम और तीसरा था परिक्रमण कालों का नियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ये आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है दोस्तों? दो कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों या पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F बराबर क्या होता है? Gm1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मतलब उनके द्रव्यमान M1 और M2 के गुणनफल के समानुपाती और उनकी दूरी के वर्ग की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, R दूरी है, M1 M2 क्या है? द्रव्यमान है और G क्या है? सार्वत्रिक नियतांक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। गुरुत्वाकर्षण कैसी प्रक्रिया है? तो गुरुत्वाकर्षण जो है दोस्तों एक भौतिक प्रतिक्रिया है। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है, क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का जमना, ये कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अब देखते हैं दोस्तों गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति के बारे में। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। तो दोस्तों हमको बताना है इसमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा गलत कथन हो जाएगा। दोस्तों यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, ये गलत कथन है। ठीक है, अब सभी के बारे में देखते हैं दोस्तों। लिफ्ट में पिंड का भार होता क्या क्या है? दोस्तों जब लिफ्ट एक समान गति से चढ़ती या उतरती है तो पिंड के भार में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ठीक है। और जब दोस्तों लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाता है, जबकि त्वरित गति से नीचे उतरते समय पिंड का भार क्या होता है, घट जाता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट देखिए हम, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट मुक्त अवस्था में नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में पिंड क्या हो जाता है, भारहीन हो जाता है, अर्थात पिंड का भार क्या होता है, शून्य महसूस होता है, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार शून्य महसूस होता है दोस्तों, लेकिन द्रव्यमान शून्य महसूस नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो दोस्तों जी का मान न्यूनतम जो होता है ये होता है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पर जो है जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। दोस्तों पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड होने वाली वृद्धि को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हम कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। गुरुत्व त्वरण जी बराबर क्या होता है, Gm/r², जी इंटू 1/r²। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई उसके ध्रुवों के बीच की दूरी से 21 किलोमीटर ज़्यादा है और गुरुत्वीय त्वरण का मान दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों हम जानते हैं यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 7 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर भी उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, 60 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर भार बोलता तो भार जो होता है चंद्रमा पर, भार जो होता है दोस्तों पृथ्वी का भार जो होता है चंद्रमा का कितना होता है, 1/6 होता है। तो हम भार हम निकाल सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान जो होता है द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, 60 किलोग्राम ही होगा। दोस्तों द्रव्यमान जो है किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है जो सर्वत्र क्या होता है, एक समान होता है, जबकि किसी भी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होता है। अतः 60 किलोग्राम के व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर समान रहेगा, जबकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 1/6 होने के कारण पृथ्वी पर 60 किलोग्राम व्यक्ति का भार चंद्रमा पर व्यक्ति के भार का क्या होगा, 1/6 होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। तो दोस्तों अंतरिक्ष यान के अंदर जो है अंतरिक्ष यात्री जो है शून्य वजन महसूस करते हैं, शून्य वजन महसूस करते हैं अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री। दोस्तों अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री भारहीनता की स्थिति में होते हैं, जिससे वे अपना वजन शून्य महसूस करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर देती है, तो क्या होगा? दोस्तों जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। ठीक है, देखते हैं। लिफ्ट के अंदर पिंड के बारे में आपको बता दिया मैंने पूरी बातें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम बोलते हैं वजन। क्या बोलते हैं? वजन बोलते हैं। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन या भार कहा जाता है। m द्रव्यमान के वस्तु का भार m/g होता है। क्या होता है? m/g होता है। देखते हैं दोस्तों अब उपग्रहों की गति और पलायन वेग के बारे में। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? दोस्तों ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार होता है कैसा? फैला हुआ वृत्त के समान। कैसा होता है? फैला हुआ वृत्त। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार फैला हुआ वृत्त जैसा है। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, पुच्छल तारों और उल्कापिंडों आदि के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग डैश है। दोस्तों पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग जो होता है ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंका जाए तो वस्तु पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूकेंद्री और सूर्य केंद्री शब्द किसे संदर्भित करते हैं? दोस्तों भूकेंद्री और सूर्य केंद्री शब्द जो है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को संदर्भित करते हैं। ठीक है, भूकेंद्री और सूर्य केंद्री शब्द। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो दोस्तों ग्रहों की गति के बारे में सत्य कथन जो है, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक सूर्य के साथ क्या होती है? अंडाकार है, ये सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है? दोस्तों एक भू स्थिर उपग्रह जो है 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है? तो 24 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का? 24 घंटे का। दोस्तों यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई हो कि इसका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी के अक्षीय गति के परिक्रमण काल के बराबर हो, तो वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहेगा। इस प्रकार के उपग्रह को तुल्यकालिक उपग्रह या भू स्थायी उपग्रह हम कहते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह को अपनी कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर 24 घंटे का समय लगता है, अर्थात एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा पर 24 घंटे का समय लेता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों पदार्थ के गुण के बारे में। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है दोस्तों? तो दोस्तों एक ब्लॉटिंग पेपर जो है केशिका या कैपिलरी क्रिया के द्वारा स्याही को सोखता है। दोस्तों केशिका क्रिया या केशिकत्व की बात करें दोस्तों, तो किसी ठोस पदार्थ के संपर्क में रहने वाले द्रव की वह क्रिया जिसमें द्रव के अणुओं के एक दूसरे के प्रति और ठोस के अणुओं के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप द्रव का पृष्ठ उठता या गिरता है, इस क्रिया द्वारा ही ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है। इसका अन्य उदाहरण दोस्तों, यदि पानी के गिलास में एक पतली खुली नलिका डाली जाए तो केशिकत्व के कारण ही नली में पानी का स्तर गिलास के पानी के स्तर से ऊपर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो दोस्तों केशिकत्व के कारण। किसके कारण? केशिकत्व के द्वारा। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? केशिकत्व कहते हैं। केश नली एक बहुत ही कम एवं एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। केश नली में द्रव किस सीमा तक ऊपर चढ़ेगा, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। केशिकत्व के उदाहरण दोस्तों, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करते हैं। लॉलटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल क्या होता है? ऊपर चढ़ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है? दोस्तों एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसके संभव क्षेत्रफल को न्यूनतम करता है। इस परिघटना को हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव हम बोलते हैं। देखते हैं, द्रव के अंदर के अणु ससंजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। द्रव का ऊपरी पृष्ठ स्वतंत्र होता है जिसे स्वतंत्र पृष्ठ कहा जाता है। द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ को उसके नीचे वाले अणु अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। इनमें से टैंक में द्रव की सतह के लिए सतत सत्य कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक पीछे की ओर उठता है। द्रव जो है ये सतह की गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है, ये सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये जो होता है दोस्तों ये छदम बल के कारण होता है। किसके कारण? ऐसा द्रव में कार्यरत जो होता है छदम बल, ये आपको याद रखना है। द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? दोस्तों द्रवों में घर्षण को हम बोलते हैं श्यानता। क्या बोलते हैं? श्यानता बोलते हैं द्रवों में घर्षण को। द्रवों में घर्षण को श्यानता कहा जाता है। श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल उन बलों का विरोध करता है जो उसके स्वरूप को बदलना चाहते हैं। श्यानता को किसी द्रव अथवा गैस के आंतरिक घर्षण के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत की बात करें तो इसके अनुसार कोई वस्तु जो द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी हुई है
उसके ऊपर द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है, बराबर होता है। इस बल को हम क्या बोलते हैं, उत्क्षेप बल कहते हैं, मतलब अपथ्रस्ट कहते हैं। इसी बल के कारण किसी द्रव में आंशिक रूप से डूबा हुआ पिंड अपने वास्तविक वजन से कम वजन का प्रतीत होता है, अर्थात हल्का प्रतीत होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। दोस्तों, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज जो है पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय जो है ये हम देते हैं आर्किमिडीज को। किसको? आर्किमिडीज को। दोस्तों, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय आर्किमिडीज को दिया जाता है। इनके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। नील्स बोर की बात करें दोस्तों, क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी किसने? नील्स बोर ने। तथा नाभिकीय विखंडन का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? नील्स बोर ने। केपलर की बात करें दोस्तों तो सौरमंडल के ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? केपलर ने। रदरफोर्ड की बात करें तो अणु में नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है? तो दोस्तों, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर जो वस्तु है पानी में तैरती है। दोस्तों, आर्किमिडीज सिद्धांत किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। अर्थात किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो है उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यही क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। दोस्तों, जहाज़ों में गति में वृद्धि जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? आर्किमिडीज के। जहाज़ों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा, ये तो आपको हमने बता दिया है। फैराडे के नियम की बात करें दोस्तों तो विद्युत परिपथ से संबंधित है फैराडे का नियम। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल विद्युत धारा की दिशा से संबंधित है। किससे? विद्युत धारा की दिशा से। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो मतलब F बराबर क्या होता है? m/a होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? दोस्तों, किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को हम बोलते हैं बायंट फोर्स। क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स हम बोलते हैं। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को उत्प्लावक बल, बायंट फोर्स या उत्क्षेप कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों, लेक्टोमीटर आधारित है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग ये आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला। जहाज और पुंडीवी की डिजाइन भी आधारित है, हाइड्रोमीटर भी आधारित है। दोस्तों, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये जो हवाई जहाज या वायुयान की डिजाइनिंग जो है दोस्तों ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दबाव को डैश से मापा जाता है। दोस्तों, दबाव को मापा जाता है बल एवं क्षेत्रफल से। किससे? बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है दबाव को। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब का मात्रक होता है पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है। दोस्तों, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो होता है बाहर की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर के दबाव की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। रॉकेट के भीतर एक कक्षा में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, पानी का घनत्व क्या होता है? दोस्तों, पानी का घनत्व जो होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्या होता है? 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। जल का घनत्व दोस्तों 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। जल पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है जो इस ग्रह की सतह के 70% का गठन करता है। आमतौर पर मानव शरीर में जल की मात्रा 55 से 78% होती है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? दोस्तों, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? घनत्व। लंबाई, समय और द्रव्यमान के लिए मात्रक क्रमशः मीटर, सेकेंड और किलोग्राम है। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड और द्रव्यमान का मात्रक क्या? किलोग्राम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? दोस्तों, किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण। किसके कारण? निम्न घनत्व के कारण। बादलों के आकाश में तैरने का कारण जो है उनका निम्न घनत्व है। कम घनत्व होने के कारण ही बादलों का भार वायु में कम रहता है और वे क्या आते हैं? तैरते रहते हैं। दोस्तों, ये थे सारे क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों हमारा वो होगा हीट मतलब ऊष्मा, जिसमें हम देखेंगे ताप तथा तापमापन के शानदार क्वेश्चन। और इसी तरह से हम 3 क्लास में आपकी जो फिजिक्स जो है ख़त्म कर देंगे। ये हमारे पहली क्लास थी। क्लास अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।